Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue our first chapter, that was nature and scope. But before we continue it, let's have a quick review of the last lecture. In last lecture, we studied what is the basic economic problem. It's simply that there is an imbalance that exists between our unlimited wants, which are actually unlimited and never ending, बहुत ज़्यादा हैं, and our limited resources. And here economics comes into the scene. And what is economics? That it is basically the management of these limited resources and to satisfy our unlimited wants in terms of minimum cost and maximum benefit. And how and is this a universal issue? Yes, it's a universal issue. All the countries face this issue of economic problem. हर एक को, छोटी कंट्री है, बड़ी है, छोटे मसले हैं, बड़े मसले हैं, तमाम को यही सूरत हाल का सामना है कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं और हमारी वॉन्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. फिर इस मसले को हमने हल कैसे किया था? दैट इज कॉल्ड इकोनोमाइजेशन या इकोनोमाइज करना, जिसकी 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी. पहला स्टेज क्या था कि आपकी एक प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है, वो वही है कि वॉन्ट्स मोर हैं और रिसोर्सेज कम हैं. तो इसको स्टेज 2 में क्या करना है? हमने अपनी वॉन्ट्स को इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अरेंज करना है. जब आप इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अरेंज कर लेंगे तो आपकी कुछ वांट्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, कुछ को आप कल परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे और कुछ को आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देंगे. तो सारे प्रोसेस को हम इकोनोमाइज करना कहते थे. ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर था. अब वहां से ऑनवर्ड्स चलते हैं, आते हैं कि ह्यूमन वांट्स की जरा फर्दर डिटेल में जाते हैं कि ह्यूमन वांट्स क्या है. Human want is basically a desire to get something which gives utility. ठीक है, अब बाकी सारी चीज तो समझ आएगी. यहाँ पर ये utility का लफ्ज जो है ये नया है. Utility is actually the satisfaction we get by the use of a commodity or a service. जैसे अभी मैं ये बोर्ड यूज कर रही हूँ, मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि दिस बोर्ड इज ऑफ यूटिलिटी टू मी. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा ये लेक्चर, मेरी ये सर्विस आपको समझ आ रही है तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, मैडम का लेक्चर मेरे लिए यूटिलिटी रखता है. आगे जाकर मैं ये डिस्कस करूंगी यूटिलिटी के टॉपिक में कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग चीजें हैं. तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए कि वांट है क्या है भाई. वांट एक डिजायर है किसी भी चीज के लिए, और वो चीज मैंने आपको बता दी कि वो कोई गुड भी हो सकती है और वो कोई सर्विस भी हो सकती है जिससे हमें यूटिलिटी मिले, यानी सेटिस्फैक्शन मिले. अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स हैं. वांट्स की टाइप्स हैं. सबसे पहली है इकोनॉमिक वांट. Economic want is simply those wants which can be satisfied by spending money, with the use of money. For instance, you want a pen, you give money to the shopkeeper and you get one. You want a phone, you want a book, you want a car, you want a house. Anything that you can buy with the use of money is your economic want. आपने डॉक्टर के पास जाना है, इंजीनियर की सर्विसेज लेनी है, आर्किटेक्ट की लेनी है, ये सब पैसे के जरिए सेटिस्फाई हो सकती हैं. तो तमाम वैसी वांट्स जिनको हम पैसे के जरिए सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक वांट्स. नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या हैं? भाई नॉन इकोनॉमिक वांट्स वो है जो पैसे के जरिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती. जैसे आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है, आप फ्रेंड्स पैसे दे के अच्छे और मुखलिस और सच्चे दोस्त नहीं बाय कर सकते. जैसे आपकी वालिदैन की मोहब्बत, उनका खुलूस, ये आप पैसे देकर खरीद नहीं सकते. तो हमारी बहुत सारी वांट्स जो होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक भी होती हैं. अच्छा, आगे इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं कि वांट्स जो हैं उनको 3 लेवल पर हम सेटिस्फाई करते हैं. यानी आप यूँ कह लो कि वांट्स की मजीद आगे, या इकोनॉमिक वांट्स की मजीद आगे कुछ टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन है. पहली वाली है नेसेसिटीज, फिर होते हैं कंफर्ट्स और फिर आती है लग्जरीज. ठीक है, आप सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और डबल में भी. मैंने यहाँ एक डबल में लिखा हुआ है, यानी प्लूरल में लिखा है, और 2 सिंगुलर में. आप कोशिश कर लें कि आपका सब सिंगुलर में रहे या सारा का सारा प्लूरल में जाए. नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये आपकी चीज है. अच्छा, अब नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी आप किसी से भी पूछें
तो आपको कहेंगे भाई रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी नेसेसिटी है। हाँ ठीक है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज टू सर्वाइव हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कहीं बैठना है तो सिंपल सी एक चेयर, वो बेशक वुड की हो या प्लास्टिक की हो, जिसपे आप बस बैठ सके, जिसकी चार टांगे हों, आप उस पर आराम से बैठ जाएंगे कंफर्टेबली। तो वो कंफर्टेबली तो नहीं, लेकिन बस आप आराम से बैठ जाएंगे, वो चेयर आपकी जरूरत पूरी कर देती है। दैट इज क्लासिफाइड एज अ नेसेसिटी। अब आप चेयर ही को फर्दर लेवल पर ले जाएं, अगर उसी चेयर पे कुशनिंग लग जाए, बैक पे भी कुशनिंग हो और उसकी सीट पर भी कुशनिंग हो, तो वो आपको कंफर्ट लेवल आपका एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। अब आप मजीद आराम से उस कुर्सी पे बैठ सकेंगे। पहले यू वर जस्ट ओके, your need was being fulfilled, your basic want was being satisfied. Now you have moved one step upwards and you are more comfortable in that cushioned chair. So that cushioned chair is an example of comfort. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ cushioned chair. अब चेयर की एग्जांपल को आप कंटिन्यू करेंगे, ये लग्जरी पे चली जाए। अगर वही चेयर आप उसको टायर लग जाए और वो रिवॉल्विंग हो जाए, या आप कह लें रिक्लाइनर को ले लें जिसमें आप एक बटन दबाएंगे, बैक रिक्लाइन हो जाएगी, आगे पीछे आपकी फुट रेजिंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, तो वो लग्जरी लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैं एग्जांपल देख देती हूँ रिक्लाइनर। ठीक है, कि आपकी रिक्लाइनर जैसी चेयर्स जो हैं या सोफास जो हैं वो एग्जांपल हैं लग्जरी की। एक तो लग्जरीज एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है। तो आप इसी तरह की 3 एग्जांपल्स कोई और भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपकी बेसिक वांट है खाना खाना। ठीक है, यू जस्ट टेक अ पीस ऑफ ब्रेड या एक रोटी, शदीद भूख लगी हो, वो एक रोटी भी आप खा लें तो आपकी भूख पूरी हो जाती है। तो वो एक रोटी या वन स्लाइस ऑफ ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ नेसेसिटी। अगर अब आपको रोटी के साथ आपको थोड़ी सी करी अवेलेबल है, या आपको उसके साथ ब्रेड के साथ जैम अवेलेबल है, दैट इज योर कंफर्ट। ठीक, क्योंकि उसको मजीद एक स्टेप ऊपर चला गया। अब आपको लग्जरी की तरफ चले जाएं, तो अगर आप उसमें अपने ब्रेड पे जैम के साथ आप क्रीम भी यूज कर रहे हैं, किसी किस्म का चीज स्प्रेड यूज कर रहे हैं, तो आपका कंफर्ट लेवल जो है वो एक स्टेप और आगे चला गया, वो लग्जरी में चला जाता है। अगर वही रोटी की एग्जांपल आप कंटिन्यू करें, तो करी के साथ अगर आप सैलेड ले रहे हैं, स्वीट डिश ले रहे हैं, तो वो आपकी कंफर्ट लेवल में चली जाती है। तो हम जो वांट्स जो हम अपनी डेली लाइफ में सेटिस्फाई करते रहते हैं, वो इन्हीं 3 टाइप्स की होती हैं। या वो नेसेसिटी होती है, या वो कंफर्ट होता है, और या वो लग्जरी लेवल पर होता है। अच्छा, अब बात चीजें ऐसी हैं जो एक जमाने में एग्जिस्ट नहीं करती थी और हम उनके बगैर बड़े खुशहाल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, एक वक्त में अखबार वाइडली अवेलेबल नहीं होता था, और अखबार जो थी वो किसी किसी को पढ़ना नसीब होती थी। लेकिन अखबार का दौर जो है, फिर वो अखबार का चेंज हुआ। आपकी प्रेस बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सी किस्मों की अखबारें आ गई। ठीक है, फिर इंटरनेट का दौर आ गया। पहले फ़ोन्स आपके लैंडलाइंस थे, फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स आ गए। आपकी बेहतरीन एग्जांपल कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दे सकती हूँ इंटरनेट की। कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि जब नहीं था वाइडली यूज, वी वर लिविंग विदाउट इट, बट नाउ इट हैज़ बिकम an important part of our daily lives. हम इसके बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं रही। तो कन्वेंशनल नेसेसिटीज उन चीज़ों को कहते हैं जो एक टाइम में नहीं एग्जिस्ट करती थी और वी वर ओके विद इट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका यूज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि वो हमारे उनके बगैर जीना अब हमारा तसव्वुर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल आपकी सेल फोन्स की है। एक ज़माने में लैंडलाइन फोन्स थे, उनके बगैर हम नहीं गुजारा कर सकते। अब लैंडलाइंस हम नहीं इतना हमें बॉदर करते, अगर वो ना हो, हमारे पास हमारा सेल फोन होना चाहिए, सेल फोन में हमारा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मैंने आपको अखबार की एग्जांपल दी कि एक वक्त में जिन लोगों को अखबार पढ़ने की आदत थी, उसके बगैर उनका दिन नहीं गुजरता था, जाकर खरीदनी पड़ती थी, ये वांट उनको सेटिस्फाई करनी पड़ती थी। अब फिजिकल अखबार की आपको इन पर्सन उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास जो है वो फोन पर ही पूरी की पूरी न्यूज़पेपर आ जाती है। अभी भी जिन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, वो टीवी से की सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होते, उनको तब अभी भी अखबार ही चाहिए। बाज़ लोगों को हार्ड फॉर्म में चाहिए, इन पर्सन फिजिकली पकड़ के उसको पढ़ना अच्छा लगता है, और बाज़ लोग जो है वो अब
इंटरनेट के थ्रू उन्हीं न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं। तो कुछ हमारी जिंदगी में है कन्वेंशनल नेसेसिटी. So this was all about our human wants. Now moving on to the next topic, which is a continuation of this one, कि wants की क्या characteristics हैं, इसकी क्या खुसूसियात हैं. एक सबसे पहली तो यही है जो मैंने आपको बार बार बताई कि wants are unlimited, they are never ending. बॉन्ड्स का पर्सनल लेवल पर देख लें, आप किसी ग्लोबल लेवल पर किसी एक कंट्री का देख लें, बॉन्ड्स कभी भी आपकी खत्म नहीं होती. डिजायर्स, बॉन्ड्स जो है वो एक वांट आप सेटिस्फाई कर देंगे, दूसरी वांट आपके सामने खड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है at micro as well as macro level, that human wants are never ending, they are unlimited. ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में भी बहुत आता है, लिखा होता है human wants are और आगे ऑप्शंस दी होती हैं, तो they are never ending. अच्छा, सेकंड पॉइंट है wants reappear और they are repetitive. इसमें अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी. जैसे हमारे खाना खाने की वांट है, ठीक है, हमें दिन में मिनिमम 2 दफा तो हम खाना खाएंगे ही. ठीक है, बाज लोग 3 दफा भी खाते हैं, लेकिन ये ऐसी वांट है कि एक दिन में 3 दफा और हर दिन के बाद दूसरे दिन ये फिर रीअपीयर होती है. तो बहुत जैसे पानी पीना हो गया, खाना खाना हो गया, कॉलेज जाना हो गया, ऑफिस जाना हो गया, अपनी नेसेसिटीज हर मंथ हम ग्रोसरी खरीदते हैं, सेम चीजें खरीद रहे होते हैं. तो ये ऐसी वांट्स हैं जो एक दफा सेटिस्फाई करने के बाद किस्सा या मामला खत्म नहीं होता, ये कुछ अरसे बाद रीअपीयर हो जाती हैं. वो रीअपीयरेंस का टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना, साल, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है. लेकिन वांट्स जो हैं वो बार बार रिपीट भी करती हैं अपने आप को, एंड दे कीप रीअपीयरिंग. थर्ड पॉइंट है वांट्स compete with each other. अब यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर का वो पॉइंट अगर याद हो कि जब हम इकोनोमाइजिंग कर रहे थे, तो इकोनोमाइजिंग में हमने ये देखा था कि हमारी ए बी सी डी ई एफ वांट्स थी. हमने उन वांट्स को रीअरेंज किया था. तो भाई रीअरेंज कर हम क्यों कर पाए थे? क्योंकि वांट्स का आपस में कंपटीशन लगा हुआ है. जो वांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी अटमोस्ट नीड होती है, मोस्ट अर्जेंट वांट होती है, उसको हम हमेशा ऊपर ले आते हैं. तो वांट्स का हमेशा आपस में कंपटीशन लगा हुआ है. मतलब अगर किसी शख्स के पास उसकी किसी भी स्पॉट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम देखें कि उसकी 2 वांट्स हैं, कि उसको प्यास लगी है और उसने क्लास अटेंड करनी है. ठीक है, एक जगह उसने कमोडिटी लेनी है और या गुड लेनी है, और दूसरी जगह उसने सर्विस की डिजायर है, उसको ख्वाहिश है. अब उसमें से वो पहले क्या सेटिस्फाई करेगा? अगर उसका लेक्चर उसके ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले लेक्चर की तरफ भागेगा. लेकिन अगर उसको प्यास बहुत शदीद लगी है, तो वो पहले पानी लेने जाएगा. तो वांट्स का हर लेवल पर आपस में कंपटीशन लगा है. They are in competition with each other, and whichever wants wins the competition, it comes at the top of the list. ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में वो टॉप पे आ जाती है. अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ये इसी से रिलेटेड है कि वांट्स डिफर इन इम्पोर्टेंस में. ऑफ कोर्स वांट्स ने तो डिफर करना ही है, क्योंकि अगर वो डिफर नहीं करती तो फिर तो कोई इशू ही नहीं होता. हमारी हर वांट की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती. हम हमेशा इम्पोर्टेंट वाली चीज काम को पहले ही, अपनी जरूरत को पहले पूरा करते हैं. जो लेस इम्पोर्टेंट होता है उसको हम अपनी लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे ले जाते हैं. तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट वांट्स आर नेवर इक्वल इन इम्पोर्टेंस. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. वांट्स चेंज. वांट्स कभी भी किसी इंसान की, किसी कंट्री की, किसी हुकूमत की एक जैसी नहीं रहती. इंसान को अगर ले लें तो वांट्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट चेंजेस विद एज, इवन इट चेंजेस विद योर जेंडर. ठीक है, आप किस एनवायरनमेंट में हैं वहां से भी आपकी वांट चेंज हो सकती है. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि इंसानों की, छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बेबीज, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? दैट दे नीड टू बी फेड. उनको सिर्फ मिल्क उनकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सॉलिड्स पर आ जाती है.
थोड़े और बड़े हो जाते हैं उनको टॉयज चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको कोई फिजिकल साइकिल चाहिए होगा या कोई और बेहतर टॉयज चाहिए होंगे, और बड़े हो गए उनको फ़ोन चाहिए हो सकता है, उनको टीवी चाहिए हो सकता है। तो इंसान की ज़रूरतें वक्त और एज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, कभी भी सेम नहीं रहती, वांट्स हमेशा चेंज होंगी। अच्छा, अगर बंदा सेम रहे, उसकी जगह बदल जाए, तब भी उसकी वांट बदल जाएगी। देखिए, अभी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, यहाँ पर गर्मी है तो मेरी वांट है कि यहाँ पर एसी लगे या यहाँ पर पंखा लगे, लेकिन अभी मैं ही आज ही रवाना हो जाऊं किसी हिल स्टेशन पे, तो हो सकता है वहां पर ठंड हो, तो वहां पर मेरी वांट ये होगी कि एसी ना लगे, वहां पर हीटर लगे, वहां पर कोई किसी तरीके से गर्म हो जाए कमरा। तो वांट्स जो है वो वक्त, एज, प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी मुझे गर्मी है, हमें समर क्लोथिंग चाहिए। इफ आई मूव टू अ हिली एरिया, आई वुड वांट अ जैकेट और स्वेटर टू कीप मी वार्म। अच्छा, फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वांट्स ऑफ वेरियस पीपल शो देयर पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट, आई मिस्ड एन ओ हियर, एनवायरनमेंट एंड नॉलेज। आपने किसी बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना हो तो आप देख लेते हैं कि वो किस किस्म की बातें कर रहा है, या उसकी क्या वो या चलिए किताब की एग्जांपल ले लें। अगर एक शख्स पोइट्री की बुक्स खरीदता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी शो करता है कि ये इसका शायराना मिजाज है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है। एक शख्स पोइट्री नहीं पढ़ता, आर्ट्स का उसको बहुत शौक है, पेंटिंग का बहुत शौक है, तो उसकी सेंसिटिव साइड ऑफ पर्सनालिटी शो करता है। एक शख्स जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वो रिसर्च पेपर्स पढ़ता है, वो किताबें नहीं पढ़ता, वो रिसर्च पढ़ता है लोगों की, नया नया क्या हो रहा है, दिस शोज द साइंटिफिक एंगल ऑफ हिज पर्सनालिटी, कि उसको साइंस से रिलेटेड कामों में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर आपने किसी शख्स की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाना है तो आप देख लें कि उसकी वांट्स किस किस्म की हैं, ठीक है। अगर आप एक शख्स अपनी वांट्स को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक भी एडजस्ट करता है, जैसे मैंने सिंपल अभी आपको 1 मिनट पहले एग्जांपल दी, अभी एनवायरनमेंट गर्म है, मुझे एसी चाहिए, अगर एनवायरनमेंट चेंज होगी, ठंडे इलाके में मूव कर गई, तो मुझे गर्म रखने के लिए हीटर की जरूरत पड़ेगी कमरे को। अच्छा, फिर वांट्स आपकी नॉलेज को भी शो करती हैं। इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी कि एक किताब है, बहुत हाई फाई लेवल की, पीएचडी लेवल की किताब है, उसका क्लास 5, 6 या इवन क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे को कभी भी डिजायर नहीं होगा कि वो किताब वो हासिल करें, क्योंकि वो उसके लेवल की नहीं है, उसके उस लेवल की नॉलेज की उसको ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक शख्स बहुत हाई फाई, बहुत ऐसी किताब मांग रहा है जिसमें डीप डिटेल्स हैं, तो जाहिर है उसका नॉलेज का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट इसी को शो करता है कि वांट्स शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और वो एस्पेक्ट्स क्या हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी शो करती हैं, एनवायरनमेंट को डिपेक्ट कर सकती हैं इनडायरेक्टली, और उस बंदे का मेंटल कैलिबर क्या है, वो किस स्टेज ऑफ नॉलेज पर है, वो डिपेक्ट करता है। इसमें मैंने अक्सर बच्चों को एग्जांपल ये भी देती हूँ कि सपोज एक आपका मजदूरी, हाथ की मजदूरी करने वाला बंदा है, उसको उस वक्त उसके टूल्स चाहिए जिससे वो अपनी मेहनत मजदूरी कर सके। आप उसको हाई फाई एक लैपटॉप दे दें तो वो उसके लिए यूजलेस है। इसके बदले अगर आप एक रिसर्चर को एक लैपटॉप देंगे जिसपे जबरदस्त किस्म के सिस्टम्स होंगे, उसकी रिसर्च का काम आसान हो जाएगा। तो ये आप देख लें कि कमोडिटीज क्या मैंने रखी, टूल्स और लैपटॉप, और दोनों से अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा की लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। अच्छा, फिर है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक को इस्तेमाल करने के लिए हमें दूसरी चीज़ का इस्तेमाल खामखा करना पड़ता है, जैसे कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल की जगह डीजल भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकता है, ठीक है। आपकी कुछ
कुछ वांट्स इन पेयर सेटिस्फाई होती हैं। आप खाली गाड़ी लेकर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके साथ खामखा आपको किसी न किसी किस्म का फ्यूल डालना पड़ेगा। तो some wants are complementary. In order to satisfy one want, you have to purchase the other one that complements it. इसीलिए इसको कहते हैं complementary wants. अच्छा, थर्ड लेक्चर उसकी तरफ आ जाते हैं, पार्ट ऑफ आवर लेसन which is goods and services. ये सारी गुड्स ही थी जो मैं बार बार रिपीट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उसकी समरी आ जाती है कि गुड्स हम किसे कहते हैं। गुड, अब ये वो वाला गुड नहीं है जो बचपन में टीचर आपको कॉपी पे देती थी, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे गुड का लफ्ज हम यूज करते हैं फॉर एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ ह्यूमन वांट। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ ह्यूमन वांट इज अ गुड। आपकी एक वांट है और वो आपको सेटिस्फाई करनी है। जैसे अभी मेरी वांट क्या है कि ये कैमरा मौजूद हो, ये स्टैंड मौजूद हो, ये बोर्ड मार्कर है, ये माइक है, ये वाइट बोर्ड है, ये सब चीजें मेरी वांट को सेटिस्फाई करनी है। तो इन सब चीजों को मैं थिंग्स कहने की बजाय क्या कहूंगी, गुड्स। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है ना, तो हम थिंग्स नहीं कहेंगे, हम इन सब चीजों को कहेंगे गुड्स। आप सिंपली शॉपिंग जो करके लाए हैं, आपने जो जो उसमें शॉपिंग की है, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में ऑल दोज आर कॉल्ड गुड्स। फिर है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है भाई? गुड्स तो आपकी टेंजिबल गुड्स है ना, जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उठा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज आपकी टेंजिबल नहीं होती, दे आर नॉट टेंजिबल, यू कैन नॉट टच एंड फील देम। फॉर इंस्टेंस, मेरा ये लेक्चर जो है, दिस इज अ सर्विस, it's not a commodity, it's not a good which you can just put in your pocket and eat and swallow और आपकी want satisfy हो जाएगी। इसी तरह जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉन टेंजिबल हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन वो आपकी वांट थी कि आप बीमार थे, आपको कोई चेक करे, इस वांट को डॉक्टर ने सेटिस्फाई किया, तो उनकी उस काम जो उन्होंने हमें करके दिया उसको हम क्या कहेंगे, सर्विसेज। सर्विसेज किस किस की होती है? टीचर्स की होती है, लेक्चरर्स की होती है, डॉक्टर्स की होती है, इंजीनियर्स की होती है, मेसन्स की होती है, आर्टिसंस की होती है। सारे लोग जो आपको काम करके दे रहे हैं, ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब गुड्स और सर्विसेज को कभी कभी कंबाइंड हम कमोडिटीज भी कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही है। कभी कभी एक चीज को भी कमोडिटी कह देते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कभी अगर ये दोनों को इकट्ठा टर्म्स को हम दोनों इन दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा कहना चाहें तो वी कैन यूज द वर्ड कमोडिटीज। अच्छा, अब आ जाते हैं गुड्स की टाइप्स पे। गुड्स की टाइप्स पे, गुड्स तीन तरह की हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड फ्री गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कौन होता है? जो एक चीज को बाय करता है और इस्तेमाल करके उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। कंज्यूमर गुड्स तमाम वो चीजें हैं विच वी कैन यूज डायरेक्टली। फॉर इंस्टेंस, ये मैं फिर बार बार सेम चीजों की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड, मुझे इस व्हाइट बोर्ड के साथ मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट द व्हाइट बोर्ड इज नेसेसरी टू कंप्लीट माय टास्क। ठीक है, जैसे ये बोर्ड मार्कर, ये बोर्ड मार्कर जो है ये मैंने डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती हूँ। कंज्यूम का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि मैं खा सकती हूँ, इट मीन्स मैं इससे अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो दोज थिंग्स व्हिच वी यूज डायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, पेन, पेंसिल, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, अ फिजी ड्रिंक, ये सारी क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। अच्छा, फिर होती हैं कुछ आपकी प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बास गुड्स ऐसी होती हैं जो मजीद और चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोइंग मशीन की, कि एक टेलर है, एक टेलर के लिए his sewing machine is a producer good because with the help of that sewing machine he is providing a service to his customers, that is of making clothes. तो उसने एक इस कमोडिटी के जरिए मजीद आगे कुछ प्रोडक्शन की। ऐसी तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स।
अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सिलाई मशीन तो घरों में भी होती है। बिल्कुल होती है। अब सोइंग मशीन फॉर एनी पर्सन इन द हाउस इज अ कंज्यूमर गुड, क्योंकि वहां पर वो खातून अगर सिर्फ जाती कभी कभी के इस्तेमाल के लिए उसने सोइंग मशीन रखी हुई है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड फॉर हर। हाँ, अगर वही खातून फिर उससे कपड़े सीकर और उस पे पैसे कमा रही है तो वही सिलाई मशीन उसके लिए क्या कहलाएगी, प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड। तो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए एक चीज कंज्यूमर गुड है तो वो दूसरे बंदे के लिए भी कंज्यूमर ही होगी। डिपेंडिंग द नेचर ऑफ हिज वर्क वही चीज उसके लिए प्रोड्यूसर गुड भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस गाड़ी है, गाड़ी को जब तक आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज अ कंज्यूमर गुड। ठीक है, वही गाड़ी मैं सपोज अपनी गाड़ी है चलाती हूँ, मेरे लिए कंज्यूमर गुड है, लेकिन वही शाम को मैं किसी को रेंट आउट उस पर दे देती हूँ कि जी आप इसको बतौर टैक्सी चलाएं, मैंने जी इनकम ज्यादा करनी है, तो वही गाड़ी मेरे लिए क्या उस वक्त क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, तो बाज़ चीजें फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए यूज होती हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, फिर हमारे पास आती हैं फ्री गुड्स। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, दोज आर कॉल्ड फ्री गुड्स। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा, फ्री गुड्स को यहाँ पर मैं मिस कर रही हूँ, फ्री गुड्स को हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा जिसमें हमने सारा स्टडी किया गुड्स के बारे में। लेट मी हैव अ लुक कि मुझसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स में मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी। प्रोड्यूसर गुड्स आगे जो हैं उनकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या है, रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, थोड़ा सा एक दफा फिर देख लें कि आपकी गुड्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं। कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स जिससे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, और फ्री गुड्स व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दीज आर नॉन इकोनॉमिक गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स की मजीद 3 क्लासेस हैं या उनको क्लासिफिकेशन है। रॉ मटेरियल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे रॉ कॉटन। ठीक है, खेतों से जैसे आपकी रुई उगती है, चुनते हैं उसको रॉ फॉर्म में, वो आपका एक रॉ मटेरियल है। कॉटन से मजीद क्या बनता है, धागा, विच इज कॉल्ड यार्न। यार्न अब सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड भी हो सकती है। ठीक है, अब यार्न से मजीद आगे बन रहा है कपड़ा, क्लॉथ, तो वो आपकी हो गई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, इसी तरह आपका मेटल, स्टील और स्टील के यूटेंसिल्स, ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस यार्न का जिक्र होता है, यार्न से अगर कपड़ा बनेगा तो धागा इसमें सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड है, लेकिन वही धागा अगर रील्स की फॉर्म में टेलर्स के पास जा रहा है तो वो उनके लिए मैन्युफैक्चर्ड गुड है। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। रॉ मटेरियल फॉर्म में रॉ हो सकती हैं, सेमी मैन्युफैक्चर्ड यानी हाफ डन या हाफ फिनिश्ड, और they can change another form or they can be moved to another level। और तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो फाइनल स्टेज होती है जिसके बाद आप उससे मजीद उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। होप इट्स ऑल क्लियर। थैंक यू।